आज हम क्लास 1 घंटे करेंगे और गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, तो हमको छोटा दिखना होगा। तो कल हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की, हमने कुछ बातें कर ली थी। 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ये होते रहते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, ये हमने कल शुरू किया था कि 9.2% हमारी जो है रियल जीडीपी ग्रोथ होने का वो है एस्टिमेट है। और हमारे जो सेक्टर्स हैं, अगर सेक्टरल डिवीजन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 3.9% है। जो हमारा ग्रोथ रेट है कृषि के क्षेत्र में वो 3.9% है। पिछले साल ये 3.6% रहा था। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये 11.8% है। पिछले साल ये -7% रहा था। ठीक है। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो 8.2% है। पिछले साल ये -8.4 रहा था। तो इसके कंपैरिजन में देयर इज एन इंक्रीज। फिर ये सारी जनरल कहानी में वैक्सीनेशन ये सब छोड़ देते हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमने कर लिया था 634 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फिस्कल डेफिसिट 6.8% है। कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हमारा प्री पैंडेमिक लेवल की जो हमारी रिकवरी है वो ग्रेजुअली हम रिकवर कर रहे हैं। और इन ग्राफ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो रिकवरी है वो कैसी है। तो ये जो नीली लाइन है ये हमारी जीडीपी को इंडिकेट कर रही है और ये वाली लाइन हमारी वैल्यू एडिशन को इंडिकेट कर रही है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन है जो ऑरेंज कलर की है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो इसका ये कंपैरिजन है 19-20 का, 20-21 का और 21-22 का। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? किसमें? ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड जीडीपी में। जीडीपी आपकी टोटल इनकम है, वैल्यू एडिशन आपने कितना वैल्यू एडिशन अचीव किया। हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की, ये इस बार ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बजट में लिया है, पहले नहीं लिया था, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम वैल्यू एडिशन कितना अचीव कर रहे हैं। एक होता है कि हमने 100 रुपए की चीज ली, हमने रॉ मटेरियल लिया
ठीक, उस रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया। अब रॉ मटेरियल को जैसे लेट से मैं आपको कहूँ कि गेहूं में कितना वैल्यू एडिशन आप अचीव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, गेहूं के साथ क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? सर हाँ, आटे तक ले जाके मतलब वो उसका हो जाएगा तो 20 kg के अराउंड। तो अगर हमने गेहूं लेट से 20 रुपए किलो लिया तो आटा कितने रुपए किलो बिक जाएगा? 25 रुपए 30। किलो। चलो 30 मान लेते हैं, ठीक है, 10 रुपए वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक, और क्या कर सकते हैं गेहूं का आटा के अलावा? सर मैदा बना सकते हैं। मैदा, चलो मैदा छोड़ देते हैं, कुछ अच्छा है और उदाहरण दो, नहीं तो मैं दूंगा। वो तो आटे सर जैसी। ब्रेड ब्रेड बना ब्रेड सकते हैं। बन सर। दैट इज द बेटर। अब ब्रेड क्या भाव बिक जाएगी? 30-40 रुपए का पैकेट आता है सर, एक बड़ा वाला। और कितने इसका होता है वो? सर 500 ग्राम का पैकेट आता है इतने का। और वो ड्राई नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, वो ड्राई हम्म, वेट नहीं है। अगर उसका ड्राई वेट निकालोगे तो उसमें पानी मिला हुआ है, तो ड्राई वेट उसका शायद 200 ग्राम ही रह जाएगा। ड्राई वेट का कॉन्सेप्ट तो समझते हैं सभी? यस सर। ठीक है, क्योंकि जो हम ब्रेड ले रहे हैं, ब्रेड के अंदर आटे के अलावा क्या है? खाली आटा नहीं है, हम्म। आटा और बाकी प्रोसेसिंग बहुत माइनर चीजों को छोड़ के तो बड़ी क्वांटिटी में पानी है। पानी भी तो खरीद रहे हैं ना हम ब्रेड के साथ। यस सर। तो अगर हम उस तरह से देखें तो मान लो हम 30 रुपए का 500 ग्राम का पैकेट लेते हैं, मे बी ड्राई वेट के हिसाब से उसका 100 रुपए किलो के आसपास हम ब्रेड खरीदते होंगे। अच्छा, ऐसे मेरा आपको एस्टिमेट लगा, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 20 रुपए किलो के आटे में? 80 का हो गया सर इधर। या 10 रुपए का हो गया या 80 रुपए का हो गया। और क्या कर सकते हैं उनका? बिस्किट बना सकते हैं। कुकीज बना लेते हैं। कुकीज वो कितने का बिकता है कुकीज का? तो 10 ग्राम सर का या दो से ढाई 15 ग्राम का रुपए 10 रुपए का आता हाँ, एक छोटा सा कुकी जो है 10 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता होगा 10 ग्राम का। वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए किलो। वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 980 रुपए किलो। दिस ऑल इज वैल्यू एडिशन, कि हमने सेम चीज में उसकी कितनी वैल्यू ऐड करी, कितनी हमने, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तीनों अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जो सेम रॉ मटेरियल पर बेस्ड है। सो हम सेम चीज को यूज कर रहे हैं, परंतु जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है और वैल्यू एडिशन भी काफी डिफरेंट है। देखो कितने गुना है, यहाँ पर केवल 50%, यहाँ पर 4 टाइम, और यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से कितने गुना हो गया, 50 गुना लगभग। तो दिस इज वैल्यू एडिशन। तो हमारे को इकोनॉमी में इनकम, अब जब हम इनकम की बात करते हैं तो एक चीज कमी रह जाएगी वहां पर, वो है वैल्यू एडिशन की, है ना। इनकम कैसे हो सकती है? अगर आप आटा बेचकर इनकम कमा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए आपकी इनकम वाले 30 रुपए आप कमा रहे हैं, बट 20 रुपए आप लगा भी रहे हैं, तो 10 ही रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है। परंतु जो हाई वैल्यू एडिशन वाले इंडस्ट्रीज हैं, जैसे धंधे हैं जिसमें वैल्यू, इनपुट वैल्यू कम होती है, आउटपुट वैल्यू कहीं ज्यादा होती है, तो वो हमारे जो लिए इकोनॉमी के हिसाब से वो ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसी पॉइंट को यहाँ पर इस साल के बजट में हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन दिस ईयर। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट पहले से है, बट इस साल उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी है। तो ओके जीडीपी सर, की, बट ये जीडीपी के साथ कैसा रिलेशन बनाया इन्होंने? ये नहीं वो जीडीपी के मार बता। साथ हम अपने, हमारी इनकम कितनी है, उसमें एक्चुअली में वैल्यू एडिशन के टर्म्स में हम कितना वैल्यू अर्न करेंगे, ये सब हमारी इनकम है। इनकम हमारी कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसमें वैल्यू एडिशन कम हो रही हो। तो लो वैल्यू एडिशन से हम हाई वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया दैट दैट गवर्नमेंट वांट्स टू शेयर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी क्वार्टर वाइज इन्होंने दिया हुआ है, करीब हमारी 35-36 साढ़े 35 लाख करोड़ एक क्वार्टर में। तो कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर।
तो इतना जीडीपी हमारा ये हो गया, यहाँ लगभग 40 के आसपास हो जाए तो 160 लाख करोड़। ये रियल टर्म्स में है, नॉट ग्रॉस में। ग्रॉस में 2 करोड़ करोड़ होता है, रियल उसमें थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये फर्स्ट वेव में क्या इंप्रेशन रहा, और फिर सेकेंड वेव में कैसे हमारा जीडीपी नीचे ऊपर रहा क्वार्टर वाइज। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट। और जैसे ये यहाँ देखिए ना, ये डिफरेंस जो है वो ये कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारी जो इकोनॉमी थी 2080 18-19 में, उसमें जो हमारा रियल जीडीपी था वो 140 लाख करोड़ का था, ठीक है। अभी उसमें वैल्यू एडिशन 125 लाख करोड़ का था, 125 लाख से थोड़ा सा ऊपर, जो अगले साल 19-20 में बढ़ गया और हमने करीब 145 लाख करोड़ का जीडीपी अचीव किया, जिसमें कि वैल्यू एडिशन 132-33 लाख करोड़ का था। उसके बाद में 20-21 में ये बहुत बुरी तरह से घट गया, ये पिछले लेवल से, ठीक है। तो ये पिछले लेवल से घट गया और जो है ये आ गया हमारा कितना, करीब 136 लाख करोड़ के आसपास। और 21-22 में हम स्लाइटली अहेड है। तो अगर हम ग्रोथ रेट यहाँ से देखें तो हमारी ग्रोथ कितनी है, 9.2%, परंतु क्योंकि देयर इज अ डिक्लाइन, तो इसलिए डिक्लाइन के साथ तो अभी हमारी इकोनॉमी लगभग 19-20 के लेवल पर पहुंच रही है, मतलब प्री पेंडेमिक लेवल पर हमारी इकोनॉमी पहुंच रही है, ऐसा वो हाईलाइट कर रहे हैं। और ये दिखाने की कोशिश है कि जो वैल्यू एडिशन है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। बाकी ये जी बुक में कोविड में क्या क्या हुआ ये सब तो कोई पॉइंट नहीं है। हमारा एनुअल ग्रोथ ऑफ जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कितना हमारे उसमें हो रहा है, वो सेक्टोरल डिवीजन है। एग्रीकल्चर में जैसा अभी हमने बात कर लिया था कि 3.6% था पहले, 4.3% था। एग्रीकल्चर में इस साल ग्रोथ 3.9% रही है, इंडस्ट्री में 11.8% है, माइनिंग में 14.3% है, मैन्युफैक्चरिंग में 12.5% है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अलग अलग सेक्टर वाइज, और 8.2% सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है। बट यहाँ पर ना ये मुझे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ थोड़ी सी पिक्चर अटपटी है, क्योंकि दिस वाज अ ईयर वन जब हमारा पेंडेमिक शुरू नहीं हुआ था। द कोविड हिट इंडिया, मतलब फर्स्ट केस भी शायद कितना मार्च में कभी आया था, मार्च 2021 में, 2020 में सॉरी। और तब भी उसके बाद भी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह 18-20 मार्च से जब हो गया था, 23 मार्च से, सो दिस ईयर देयर वाज नो कोविड, नो पेंडेमिक, बट स्टिल वी हैव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, ग्रोथ माइनस में थी। ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, और उसके अगले साल ये और ज्यादा घट गई। तो अभी ये जो ग्रोथ दिख रही है, ये ग्रोथ मतलब हमें इससे बहुत सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होना चाहिए? ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनसे हमें बहुत क्योंकि सेटिस्फाइड, सर ये फ्लक्चुएट हो जाता है बहुत जल्दी। फ्लक्चुएट नहीं, फ्लक्चुएशन के कारण नहीं है, और कोई कारण होता। वाई विश्व के 2021-22 में अगर हम 9.2% ग्रोथ रेट अचीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी हाई, मतलब इट शुड बी वेरी समथिंग, वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी, डोंट इट? ये 9% ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रेट माना जाता है, और हमें इसलिए बहुत सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऑलरेडी सर हम क्योंकि माइनस पिछले सर क्योंकि पेंडेमिक से पहले ही हमारी ग्रोथ अराउंड इतनी ही थी। हाँ, और पिछले साल एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे हम जब भी डिनोमिनेटर लेते हैं तो पिछले साल हमारी माइनस में थी, -8-9%, 9%, 10% जितनी थी। तो इस साल ये +9.2% ओनली रिकवरी सजेस्ट कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। अगर हम 19-20 से करें, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में हम देख रहे थे कि ऊपर वाले ग्राफ में हमें एक चीज दिख रही थी कि जो है, आज मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए ठीक तरीके से। ये वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रोथ है 19-20 से
बहुत थोड़ी सी, बहुत मामूली सी ग्रोथ है। तो मतलब अभी भी हम 19-20 के आसपास ही चल रहे हैं। अगर 19-20 से हम अपने कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ग्रोथ शायद 1% होगा। तो जो कुछ हमने ये 9.2% अचीव किया, दिस इज जस्ट रिकवरी। जो हमने खोया वो बस पा लिया है। जो हमारा अपना था वो चला गया, पर वो अब हमें वापस मिल गया, बस उतना है। परंतु अगर अगर सब कुछ ठीक रहता और अगर हमारी ग्रोथ अच्छी होती तो क्या होता? अगर हम इस ग्राफ को ऐसे चलाते, मतलब ये इसी स्पीड से ऐसे चलता रहता, तो आज हम यहां होने चाहिए थे। तो दिस इज अवर लॉस। दिस इज समथिंग जो हमने पिछले 2 सालों में इतना जो है शेयर, ये शेयर हमारा चला गया है जो हमें मिलना होना चाहिए था। एंड दिस कुड बी दिस इज अ ह्यूज वैल्यू। अभी देखो यह हमारा 160 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी पहुंच चुका होता, और पिछले साल में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो पैंडेमिक ने के कारण एक भारी नुकसान हम सबको देखने को मिला है। एंड अर्जेंट मेजर शुड बी, मोर थिंग शुड बी डन टू इम्प्रूव द इकोनॉमी फर्दर। तो ये हमारा काम होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ सर जैसे मतलब और कंट्रीज को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे? और कंपनियों को नुकसान, और देशों और कंपनी नहीं, मैं सर और कंट्रीज जो होती हैं उनको भी तो इस चीज से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, तो इस ग्राफ पे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस ग्राफ से देखो, हमें तो अपनी चिंता करनी पड़ेगी सबसे पहले। भाई मैं फेल हुआ हूँ, अब ये वो वाली बात है कि सब क्लास में और बच्चे भी फेल हो गए, तो आई शुड नॉट फील हैप्पी कि यार मैं भी फेल हो गया। एटलीस्ट आई शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं तो फेल हुआ ही हुआ। लोग फेल और भी हो गए तो ठीक है, दैट्स वन थिंग। बट अगर हम ब्राइटर साइड पर देखें, मतलब थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होके देखें, तो वी शुड ऑलवेज थिंक टुवर्ड्स यार कि पास कौन कौन हुआ है। पास भी तो हुए ही ना, तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। विशेष रूप से हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि इंडिया इज इज हैविंग इट्स वेरी स्पेसिफिक टाइम। मतलब जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा सीरियसली कंसर्न होना चाहिए अपनी इकोनॉमी को लेके। जैसे चाइना है, चाइना में भी नेगेटिव ग्रोथ रही, बट इस दिस टाइम आई थिंक दे हैव अचीव डबल डिजिट ग्रोथ। सो देर आर कंट्रीज दैट हैव अचीव डबल डिजिट ग्रोथ, 10-15-12% ऐसी उनकी ग्रोथ रेट रही होगी। तो अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे लिए एक सीरियस क्राइसिस है। क्योंकि जहाँ जहाँ की इकोनॉमी स्टेबल है, जहाँ पॉपुलेशन वैसी नहीं बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है, वहाँ तो ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा वो एक टेम्परेरी फेज है। बट फॉर इंडिया इट कुड बी अ ग्रॉस फेज, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट पहले से ही बहुत थी। हमारे देश में डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण हमारी आबादी वैसे ही तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको इस जीडीपी एक्सपेंशन की जरूरत है। फ्रेंड्स, 1 मिनट मुझे आप लोग देंगे? हाँ, ओके सर। ओके सर। हेलो। हाँ बिल्कुल, मैंने भेज दी, चेक कर। हाँ, मैंने भेज दी है। अच्छा मुझे एक बात बता, तो ये कहीं पर है मेरा कंप्यूटर। अच्छा जी, तो
तो हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ग्रॉस है। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि हमारे देश में हम हर साल ये जानते हैं कि हर साल करोड़ बच्चे, करोड़ों से ज़्यादा बच्चे ऐड हो रहे हैं हमारे काम के लिए। तो वो सारे बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे अगर हमारा जीडीपी नहीं ग्रो करेगा? ठीक, अगर मतलब एस्टिमेट्स के हिसाब से 50% आबादी हमारी ऐसी है जो 25 साल या 25 साल से कम की है। यानी कि अगर 50% आबादी, इस समय हमारे देश की कितनी आबादी है? 70 करोड़ होगा लगभग। 134-35 करोड़ हो रही है। 140 करोड़ के आसपास हम हैं। 140 में अगर हम ये कह रहे हैं कि 70 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो 70 करोड़ है वो तो ऑलरेडी अपना कुछ भी कर रहे हैं, रिटायर्ड है, व्हाटएवर, ठीक है, अभी उनकी बात नहीं कर रहे, पर बाकी ये 70 करोड़ ऐसे हैं जो ऑब्वियसली सारे के सारे, इनमें से हम ये मान के चलते कि सब अनएम्प्लॉयड है। तो अगर मैं कहूँ 18 से 25 साल वाले ऐसे बच्चे जो अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी बड़ी होगी? मतलब मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो नए काम ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से ही एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बना हुआ था, हमारे पास रोजगार का साधन नहीं था। अभी हर साल जब ये बच्चे और ऐड हो रहे हैं, हर साल कम से कम 5-7 करोड़ बच्चे ऐड हो रहे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, उन्हें काम चाहिए हुआ है ना। हर कोई भाई जब 18 साल का हो जाएगा, माँ बाप कहेंगे भाई तुम काम करो, नौकरी नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते, अपना देखो भाई, ठीक है, अब हम नहीं कर सकते, हम बूढ़े हो गए, जो कि एक रैशनल बात है। तो इन 5-7 करोड़ बच्चों को हम कैसे रोजगार देंगे अगर हमारा जीडीपी 9-8 इतने रेट पे ग्रो नहीं करेगा? और वो पिछले 2 साल में हमने लूज किया है। ये हमारे लिए थोड़ा सा, मतलब हमें कंसर्न रखना चाहिए इस चीज को लेकर कि कैसे हम इससे ओवरकम करें। फिर ये जो हमने कितने जो है कोरोना के डोज दे दिए, ये सब यहाँ पर बेसिक फैक्ट है। जो हमारा कंज्यूमर सीपीआई है, करीब 5.6% के रेट से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, और जो कि हमारी एक टारगेटेड टॉलरेंस बैंड के भीतर है। तो हमारा इन्फ्लेशन कितना था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? क्या होता है इन्फ्लेशन? सिंपली तो महंगाई कह सकते हैं। नहीं जी, ठीक शब्द का इस्तेमाल करिए। मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, शब्द क्या है सर हिंदी? इसका मतलब होता है सर प्राइस में थोड़ा राइज हो जाता है, जनरल राइज। मुद्रा सर स्फीति। महंगाई किसी महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ मतलब विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। तो हमारी जो मुद्रास्फीति की दर रही वो करीब 5.6% रही। अब यहाँ वो कह रहा है कि इट वाज विद इन टारगेटेड टॉलरेंस बैंड। व्हाट डज इट मीन? टारगेटेड टॉलरेंस बैंड के भीतर रही, इसका क्या मतलब हुआ? मींस जितना गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम इधर तक जाएंगे उसके अंडर ही रहा हमारा ये इन्फ्लेशन। और तो फिर ये बढ़ना हम क्यों अच्छी बात मान रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि महंगाई 5.6% की दर से बढ़ गई है? वैसे मुद्रास्फीति शब्द होता है, ठीक है, लूजली अगर हम यूज करें तो महंगाई भी बोल सकते हैं। तो महंगाई हमारी 5.6% की दर से बढ़ गई, तो सरकार कह रही है कि अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ 5.6%, हम तो इतना जो है तैयार थे। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कैसे कह सकते हैं सरकार? सर मनी डिवैल्यूएशन हो गया ना। मनी डिवैल्यूएशन होगा? नहीं, सरकार क्यों कह रही है कि महंगाई ठीक है, बढ़ी, ठीक है, टॉलरेबल था इतना? इसमें डिवैल्यूएशन ही हमारी मनी की वैल्यू बढ़ी होगी तभी गवर्नमेंट कैरी होगी। नहीं, इन्फ्लेशन जरूरी होती है इकोनॉमी में? यस जी सर। जरूरी है। यस सर। यस सर। और डिफ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा?
लोग इतनी परचेजिंग मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम नेगेटिव ग्रोथ साइकिल पे चले जाएंगे। अगर हम डिफ्लेशन की ओर जाने की कोशिश करेंगे, महंगाई की उल्टा चलने की कोशिश करेंगे, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी नहीं, मनी सप्लाई शुड इंक्रीज बट एट अ स्पेसिफिक रेट। एक लिमिट से ज्यादा मनी सप्लाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये आज के समय का थॉट प्रोसेस है। इसको कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? इस तरीके के अर्थव्यवस्था को, इस विचार को किसने दिया था, उसके नाम से हम इसको जानते हैं एक्सपेंशनरी ग्रोथ, एक्सपेंशनरी इकोनॉमीज। कीनीजियन आइडिया था ये, कीन्स का आइडिया था, जॉन मेनार्ड कीन का, कि वी शुड कीप ऑन पुशिंग मनी। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो नई मनी, जब नया पैसा बाजार में जाता है तो नया पैसा ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो वो जो स्टिमुलेट होता है उससे हमारा जीडीपी उस तरह से बढ़ता है। तो अगर हमें ग्रोथ रेट अचीव करना है, ग्रोथ अचीव करना है, नेट ग्रोथ अचीव करना है, देन वी नीड टू पुश इन सम न्यू मनी। ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया। कीन्स का आइडिया था, जॉन मेनार्ड कीन का, और जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि क्योंकि जब हम मनी पुश कर रहे हैं तो ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ के साथ साथ एक उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी आ रहा है, वो है इन्फ्लेशन। So growth is attached to inflation. We cannot separate both. But what we can do, that we should keep this within limit. ये रहे 9-10%, ये रहे 4-5%. Then we have something कि हमारे पास नेट कुछ बच गया, 4 से 5% हमारे पास बच गया। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया रहता है कि जो इन्फ्लेशन है, दैट शुड, मतलब जो ग्रोथ है वो उसको इंक्रीज करे और नेट ग्रोथ हम अचीव करें। दिस इज बेसिक कीन्स आइडिया। अच्छा, पर यहाँ कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो डबल डिजिट में बढ़ा, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी चीज नहीं है। ये सब हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन, रैंडम। अच्छा, ये अपना वहीं वापस तो आ गया। ठीक है, ये ओके। अच्छा, ये रबी और खरीफ की फसलें होंगी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेरे को ना काम करने में बड़ा मुश्किल है। ये हमारा सेक्टर वाइज डिवीजन है, इसको छोड़ते जाते हैं। हमारा कहाँ कहाँ जो है नेट वो हुआ, फूड ग्रेन। अब जैसे यहाँ के ग्राफ में एक चीज हमें थोड़ी सी दिख रही है जो हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। क्या दिखा रहा है? दैट नेट ग्रोन, नेट सोन एरिया, कि हमारा जो कुल बोए जाने वाला क्षेत्र है उसमें कमी आई है, और काफी कमी आई है, 18-19 के लेवल पे आ गए हैं। तो यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो फूड ग्रेन है, मतलब जो बोए जाने वाला क्षेत्र है, एरिया सोन जिसको बोया जा रहा है, जितने क्षेत्र, कितने क्षेत्रफल में फसल बोई जा रही है, अगर हम 20-21 से देखें तो वो बहुत ज्यादा घट गया है। एंड वी शुड लुक इनटू दिस कि ये 10% से ज्यादा गिरावट आई क्यों है। अगर ये कम बोया गया क्षेत्र वो है तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर थोड़े बाद में नजर कम आएगा। प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो इसको हमें बहुत सीरियसली परस्यू करना चाहिए कि भाई ये जो जमीन है, ये जहाँ 601 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे बोई जा रही थी, अब क्यों 538 लाख हेक्टेयर बोई जा रही है। हमारे देश की कुल कितनी जमीन है हमारे देश के अंदर में, हेक्टेयर्स में या स्क्वायर किलोमीटर्स में? अराउंड 32,08,000 किलोमीटर है। बहुत ही बढ़िया, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से हेक्टेयर्स में करेंगे तो 8 हेक्टेयर के आसपास, 8 लाख हेक्टेयर के आसपास। 8 लाख नहीं, मेरे ख्याल से इतने ही करोड़, 3.2 करोड़ हेक्टेयर हो जाती है। कन्वर्जन कर लेना आप लोग, लगभग इतनी हो जाती है। उसमें से एग्रीकल्चर लैंड आधी के करीब रहती है हमारे देश के अंदर में। ये हमारे सेक्टर वाइज हुआ। इंडस्ट्रियल आउटपुट हर जगह पर, ये जो वेव वाइज भी कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से हमारे जो वेव्स हैं,
ठीक है, कैसे फर्स्ट लॉकडाउन में तेजी से गिरा, फिर सेकंड लॉकडाउन में। अच्छी बात ये रही कि सेकंड लॉकडाउन में हमारा लॉस रिलेटिवली कम रहा, जबकि फर्स्ट लॉकडाउन में जब पूर्ण लॉकडाउन किया गया था तो उस समय पर हमारे सारे सेक्टर्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। परंतु इस बार का जो सेकंड वेव के समय का फ्लक्चुएशन था वो रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन का था और उसमें जो लॉस है वो भी अपेक्षाकृत कम हुआ, जबकि वो ज़्यादा सीरियस था। जो सेकंड वेव है अगर ह्यूमन लॉस के तौर पर देखा जाए तो उसमें कहीं ज़्यादा लाइव्स का लॉस हुआ, ज़्यादा सीरियस था। सर वो था 159.7 मिलियन हेक्टेयर्स। 1 पॉइंट कितना है सर 159.7 मिलियन हेक्टेयर्स। मिलियन हेक्टेयर्स, इतना हमारा एरिया है टोटल, या ये एग्रीकल्चर एरिया है? सर लैंड एरिया, ये हमारे देश का टोटल लैंड एरिया है। ठीक है, तो हमारे देश में 15.9 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, मैं करोड़ समझता हूँ इसलिए मैं हमेशा मिलियन कन्वर्ट कर लेता हूँ, मेरे को मेमोराइज करने में मिलियन में दिक्कत होती है। तो 16 करोड़ के आसपास हमारे देश में 16 करोड़ हेक्टेयर हमारे देश में जमीन है। उस 16 करोड़ में से 6 करोड़ के ऊपर पिछले साल तक खेती हो रही थी, पर इस साल में 5.3 करोड़ हेक्टेयर में ही खेती हुई, तो लगभग 10% से ज़्यादा गिरावट हुई है। एंड वी शुड लुक इनटू कि भैया क्यों ये गिरावट हुई है, इसको कैसे रिस्टोर किया जाए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंस हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंस बाद के समय में देखने पड़ेंगे। ये सीमेंट वगैरह का प्रोडक्शन है, मुझे एक लगता है कि आई थिंक इट विल बी गुड डिटेल, बहुत ज़्यादा हमारे क्लास में करें। इसको हम क्लास में करें या आप लोग खुद पढ़ लोगे, मुझे ये बताओ। सर खुद पढ़ लेंगे सर, है ना, क्योंकि 442 पेज है, पता चला हम 2 महीने यही पढ़ते रह गए। सर खुद से पढ़ लेंगे। यस सर, ये सर जो इम्पोर्टेंट हो उसको डिस्कस कर दीजिए। उसी के लिए मैं ये सोच रहा था कि लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये हम जल्दी कर लेंगे इसको, पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मेरे को कहना ये है कि इसको छोड़िएगा मत, जिंदगी में आपको एक बार जरूर 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ और इसमें जाएगा। हम लोग जितना हाँ बोलो। इसमें जितना हम समय लगाएंगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा इससे हम। हाँ मेरे नहीं समझ से जितना इसमें समय लगा उतना आउटपुट नहीं, इसका आउटपुट देखो लॉन्ग टर्म है ये, इसका जो आउटपुट है ना, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखो जो ये है नोट्स हैं, जैसे यही इसी के चीज है, इसको इसमें 10 पेज हैं और इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट देखो। ठीक है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन की डेप्थ है वो मतलब इससे मुझे लगता है 100 टाइम्स है। बट ये है कि ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो अगर आपको अच्छे से वो होना है, अच्छे से पारंगत होना है, तो एटलीस्ट यू शुड गिव अ रीडिंग ऑफ दिस, और फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी समझ के लिए नोट कर लीजिए कि भाई मेरे को ये पता रहना चाहिए। अब देखो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का इस्तेमाल किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। अब हमें ये सब नहीं पता होगी ना, व्हाट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, व्हाट कुड बी द कंज्यूमर, कौन बना रहा है। अब जैसे आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन बनाता है, ठीक है, तो फिर अब वो 4 चॉइस दे देगा, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फलाना, जितने भी 3-4-2-3 और ऐसे लगा देगा, लेबर एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अगर आपने ये नहीं पढ़ा है देन आप तो स्ट्रगल कर जाओगे कि नहीं ये क्या है, क्योंकि ये जो है जो हमारे नोट्स होते हैं, नोट्स उनके लिए ठीक है जिनको एक बेसिक आइडिया है, बट फिर भी मैं आपको इंसिस्ट करूंगा दैट यू शुड रीड दैट इकोनॉमिक्स सर्वे। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट एक क्विक रीडिंग आपको जरूर देनी चाहिए। और अगर आप इसको ठीक से रीड करते हो, 440 पेज और जैसे बहुत सारे ग्राफ्स भी होंगे, तो इन पेजों को अगर आप लेट्स से 30 या 40 पेज डेली पढ़ते हो, 40 पेज की रीडिंग तो दे सकते हो, कहानी की तरह तो पढ़ना है, पढ़ सकते हो।
यस सर। जी यस सर। सर। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 घंटे में आराम से खत्म होने चाहिए 40 पेज। तो 40 पेज अगर रोज पढ़ोगे तो 11 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपने इसे 11 दिन में खत्म कर लिया और कुछ कुछ चीजों को मेमोराइज किया तो आई बिलीव, मेरा अपना समझ है कि आपको मतलब यू विल बी वेरी गुड इन एटलीस्ट मैक्रो इकोनॉमिक थिंग। देखते हो जर्नलिस्ट जो आपका जो करंट अफेयर वाला चीज है, क्योंकि इस समय पर पिछले मतलब इस समय क्या लंबे समय से ही इकोनॉमी इज द कोर एरिया ऑफ जनरल स्टडीज, जिसमें इकोनॉमी में आप करंट भी जोड़ दो। तो अगर मैं कहूं कि आपका जो पेपर आएगा पिछले बार वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनली थोड़ा सा कम था, अदरवाइज पिछले 5 साल से जैसा पेपर आ रहा है 40% के आसपास क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी और रिलेटेड, यानी इकोनॉमी प्लस स्कीम्स प्लस अदर करंट रिलेटेड करंट एरिया से आता है। तो 40% एरिया अगर आपको यहाँ से कवर होने को मिल रहा है और इस 40% में से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो आई विल इंसिस्ट कि आप इसमें से ही पढ़ो। मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को 1-1.5 घंटा रोज पढ़ाना है और वो भी 5 दिन, तो मेरे पास हफ्ते में 5 ही घंटे मौजूद हैं। परंतु आपके पास एक हफ्ते में 148 नहीं, कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं एक हफ्ते में? 100 क्या 7×28 168 घंटे। तो आपको 168 घंटे मौजूद है एक में। मेरे पास केवल 5 घंटे, ये मेरा डिसएडवांटेज है, पर आपके पास 168 घंटे एक हफ्ते के अंदर में, तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए तो आप लोग कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट वाला एरिया रहेगा तो उनको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, मैं उस पर काम कर लूंगा। ठीक है, एग्रीड? यस सर। पढ़ेंगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे सर। यस जी सर। जी सर पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ेंगे। नहीं सर, बिल्कुल पढ़ेंगे। नहीं सर, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। गोली नहीं देनी है। अरे यार गोली बहुत देते हैं बच्चे लोग, गोली देते रहते हैं। ठीक है, गोली नहीं देना, पढ़ना है और पढ़ के मुझे बताना कि मैंने पढ़ा। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके चल, तो हम अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसकी एक समरी जो कि विजन आईएएस ने बनाई है उसको देख लेते हैं, विद ड्यू थैंक्स टू विजन आईएएस। अच्छा कि हमारी इकोनॉमी, ये हमने पढ़ लिया, 9.2% के रेट से इस साल बढ़ी है, पिछले साल 7.3% नेगेटिव थी। जीडीपी इतने रियल टर्म्स में 8 से 8.5% जीडीपी अगले साल हमारी बढ़नी चाहिए, ऐसा प्रोजेक्शन है। जो हमने रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव, ठीक है, जिसमें सेफ्टी नेट और ये सब चीज़ें कहकर जो है हमने उसको बचाने की कोशिश की है, तो सरकार का दावा है। फिर हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़ी बढ़त हुई है, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दावा है। इसका क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका क्या फायदा होगा? सरकारी जो पूंजी है वो ज्यादा बनेगी, इसमें सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है वो और तेजी से बढ़ सकेंगे। फ्लेक्सिबल एंड मल्टी लेयर्ड अप्रोच ये अपनाने की कोशिश की गई है, जिसमें 80 फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, इन पर नजर रखी जा रही है, जिनके जरिए से हम अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखें। इसमें इंडस्ट्री रिलेटेड वो है इंडिकेटर, सर्विस, ग्लोबल ट्रेंड्स, मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर एंड अदर एक्टिविटीज, इस तरीके के सभी इंडिकेटर्स पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है, जिसके द्वारा जीएसटी कलेक्शन, पावर कंजम्पशन, ये सब भी इसके हमारे गवर्नमेंट के उसमें है, टारगेट में है। हमारा एग्रीकल्चर 3.9%, ये सब हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.9% है। इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो 11.8% है। सर्विस सेक्टर में 8.2% का ग्रोथ है। हमारा जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है
मतलब जितना हमने कैपिटल फॉर्म किया वो प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा ऊपर जा चुका है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 2 सालों से सरप्लस है। ठीक है, हमारा बीओपी हम ये सरप्लस में है, जिसके कारण हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। कैपिटल मार्केट्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल, और जो मोबिलाइजेशन है रिस्क कैपिटल का वो बढ़ा है। बैंकिंग सिस्टम इज वेल कैपिटलाइज्ड, मतलब ठीक से चल रहा है, और हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। और इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल इशू। गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल इशू, और इसके कारण महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। ये फैक्ट भी है कि इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल, कारणों से भी महंगाई बढ़ रही है। क्या क्या कारण है आपकी जानकारी में है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो वैश्विक रूप से भी बढ़ रही है? इट्स नॉट दैट कि इंडिया में ही बढ़ रही है, पर पूरी दुनिया में बढ़ रही है। क्या कारण हो सकते हैं उसके? महंगाई में सबसे बड़ा एक जो कारण ग्लोबल इन्फ्लेशन का हो रखा है इस समय पर, उसका बहुत बड़ा कारण है लॉजिस्टिक्स। जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स मीन्स तो ट्रांसपोर्ट का काम मशीनरीज। करते, माल इधर से उधर। हाँ, तो माल इधर से उधर ले जाते हैं। तो इस समय अगर आप शिपिंग की बात करें, वो बहुत महंगी हो गई है, कम से कम 10 गुना या उससे भी ज्यादा महंगी हो गई है पिछले 2 सालों में। 10 to 15 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है। जिस चीज को मंगाने में $1000 खर्च होते थे, आज उसको मंगाने के लिए $10,000। एक कंटेनर जो होते हैं, एक कंटेनर को जहां पहले $1000 में आ जाता था, वो $10,000 में। तो ये जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में, इसके कारण कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है। एक ये कारण है। दूसरा कारण जो था वो ये भी है कि हमारी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का ये कारण है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मतलब जो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर वाली इंडस्ट्री होती है, तो उसके कारण भी महंगाई काफी बढ़ी है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं सेमीकंडक्टर? सर छोटी छोटी इलेक्ट्रिक कंपनियां। अप्लायंसेस में। जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब में ये इस्तेमाल होते हैं। गाड़ी से लेके गाड़ियों में भी यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में होते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स है, ये इनकी कीमत बढ़ना भी एक दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल इन्फ्लेशन का। लोकल कारण के कारणों के अलावा अगर बात करें ग्लोबल इन्फ्लेशन की, तो ये 2 बड़े कारण हैं जिनके कारण पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। अभी ये कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं, ये दोनों। ये कौन से फैक्टर हुए? ये दोनों फैक्टर्स क्या हुए? क्यों कॉस्ट पुश है ये? कॉस्ट पुश। क्यों है कॉस्ट पुश? क्योंकि इनकी कॉस्ट बढ़ क्योंकि रही है मटेरियल कम मिल रहा होगा ना सर। कंटिन्यूसली। क्योंकि हमारे 2 तरीके, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं हम अपने इन्फ्लेशन को, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। महंगाई 2 कारणों से बढ़ सकती है। या तो किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, किसी चीज को ज्यादा लोग चाहें कि भाई हमें दिया जाए, हमें दिया जाए, हमें भी ये चीज लेनी है। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार होंगे और वो चीज महंगी हो जाएगी। दूसरा कारण महंगाई का ये होता है जिसे हम कहते हैं पीछे से ही महंगा आ रहा है कोई सामान है। अब जैसे डिमांड पुल में किस किस चीज की डिमांड ज्यादा बड़ी होगी जिसके कारण इन्फ्लेशन बड़ी होगी? वो है जैसे मेडिकल वाली जितनी चीजें हैं, मेडिकल से रिलेटेड और जो कोरोना से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, वो डेफिनेटली डिमांड पुल के कारण बढ़ी होंगी। जो मास्क था जिसको मतलब बहुत सस्ता 1-2 रुपए का आता है, उसे 20-20, 50-50 रुपए तक बेचा गया। जो ये N95 मास्क था, इसकी कीमत में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। जितने भी जो ऑक्सीमीटर भी काफी बिका था उस टाइम पे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऐसी चीजें, क्योंकि इनकी डिमांड है, इनकी कीमत नहीं बढ़ गई। मास्क बनाने में उतना ही अभी भी खर्चा आ रहा है, परंतु डिमांड बढ़ने के कारण उसकी कीमत बढ़ी।
परंतु बाकी चीजों की जिनकी कीमत बढ़ रही है उसमें बहुत बड़ा कारण है कॉस्ट पुश, कि जिस सामान को, जैसे मान लीजिए आप कोई खिलौना खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, तो जो पेन आ रहा था चाइना से बनकर, तो पेन की कीमत तो उतनी की उतनी रही। किस चीज की कीमत बढ़ गई? खिलौना आप उतने का ही खरीद रहे हैं, खिलौना वहां से उतने का ही चल रहा है, पर आप तक आते आते महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी तो खर्चा है। शिपिंग शिपिंग है ना, अभी मैंने बोला जो सर लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ गया। जहां पहले एक पेन, मान लीजिए अब हमारे पेन की कीमत 10 रुपए थी, तो पहले जहां 1 रुपया उसको मंगाने में लगता था, अब वो 10 रुपए से वही चीज 3 रुपए खर्चा होने लगा। जब ये 3 रुपए खर्चा होने लगा तो 13 रुपए हो सकता है। अगर मैं कहूँगी 10 गुना बढ़ गया तो पेन की कीमत 20 रुपए हो जाएगी। पहले जहां पेन 11 रुपए में मिल रहा था, अब वो पेन 20 रुपए में मिलने लगेगा। तो ये जो शिपिंग सर कॉस्ट है उसके इसके कारण अंदर भी। सर जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी बढ़ा हुआ है क्या? नहीं, रॉ मटेरियल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं बढ़ा। पीछे से जो पेन की कीमत है वो उतनी ही आ रही है, परंतु केवल लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाने से, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिर्फ शिपिंग में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसमें उसमें आ गई है बढ़ोतरी सबसे ज्यादा बढ़ी। मतलब औरों में उसमें इसके कारण क्या होगा, जब शिपिंग बढ़ेगी तो हर चीज, इवन रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना। जो पेन जो बनता है वो प्लास्टिक से बना, मान लीजिए, तो जो प्लास्टिक का दाना है, प्लास्टिक के दाने की कॉस्ट सेम रही, पर फिर प्लास्टिक की कॉस्ट भी बढ़ गई। जब प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी तो पेन बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब पेन बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हर लेवल पर, जैसे कहते हैं ना, जो जो ये फ्यूल की इन्फ्लेशन होती है, इसे कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, कोर या कुछ टर्म ऐसा यूज करते हैं। अगर हमारी जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है? फ्यूल इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। सर पूरे इकोनॉमी पे असर ओवरऑल पड़ता है सारी उसका। कीमत बढ़ जाएंगी। सारी चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि फ्यूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब आप ये कहेंगे पेन बनाने में फ्यूल कहाँ खर्चा हो रहा है? पर डीजल का तो इस्तेमाल नहीं करते हम वो बनाने में। बिल्कुल ठीक बात है कि डीजल पेन बनाने में इस्तेमाल नहीं होगा, परंतु पेन के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो बनाने के लिए, उसे लाने के लिए आपको डीजल खर्चा करना पड़ेगा। तो डीजल जब महंगा हो जाएगा तो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल का आएगा वो महंगा हो जाएगा। उसको बनाने के लिए जो लेबर आएगी वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में। जब पेन बनकर तैयार हो जाएगा और वापस मार्केट की ओर जाएगा, फिर वहां पर कॉस्ट और ऐड हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया। तो जो फ्यूल इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होती है वो हर चीज को अफेक्ट कर देती है, सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर देगी। सिमिलरली शिपिंग है। शिपिंग एक ऐसा फैक्टर है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स स्टेबल भी रहे, जीरो भी रहे, पर फिर भी वो सारी चीजों को अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हमारे हाँ बड़ा कारण था। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। सर जैसे कोई चीज आ रहा है सर फॉरेन से, और वो एक लिमिट तक उसको महंगा करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वो महंगा वो सामान मिलता है तो इसको मानने वो क्या वो लाते हैं लोग, और फिर उसका यहाँ भंडारण हो जाता है, फिर शॉर्टेज हो जाता है मार्केट में, फिर उसको लाके उससे ज्यादा मतलब महंगा कर देते हैं। नहीं देखो, महंगा जो महंगा है, कि मतलब महंगा करना कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि हम महंगाई को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देते हैं। कि जो मार्केट की शक्तियां हैं, दो तरीके से कोई भी चीज महंगा सस्ता हो सकता है। हमने दो बात करी ना, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। तो इन चीजों को अगर प्योरली मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर होता है, कि ठीक है, परंतु वो मार्केट डिस्टॉर्टेड मार्केट नहीं होना चाहिए। क्या किसी चीज की महंगाई आर्टिफिशियली बढ़ाई जा सकती है? किसी चीज को अगर हम महंगा करना, यस सर। कैसे? यस सर, कुछ हद तक तो बढ़ाया जा सकता है। सर जैसे दुबई ने किया था, वो अपने वहाँ पे ऑयल की उतना ही उत्पादन करते थे कि जिससे कि वो मतलब उनकी डिमांड बड़ी उतनी ही ज्यादा रहे। बहुत ही अगर बढ़िया, ज्यादा कर देते तो उनका डिमांड कम हो जाता और सप्लाई भी कम हो जाती। ये बहुत अच्छा उदाहरण, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण। ये जैसे अभी ऑयल का हम देखें, ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं
वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइस किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, डिमांड प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ठीक है। इफ वी प्रिज्यूम दैट द सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई फिक्स है और डिमांड फिक्स है, लेट्स से कि दुनिया में 100 लीटर तेल की आवश्यकता है पूरी दुनिया को, अब ये फिक्स है, सभी को 100 लीटर चाहिए, या तो आबादी बढ़े या लोग ज्यादा तेल यूज करने लग जाए तब तो डिमांड बढ़ जाएगी, परंतु अदरवाइज तेल की डिमांड स्टेबल है, सबको पता है 100 लीटर उसकी डिमांड है। तो ये फैक्टर अगर स्टेबल है, अगर मैं इसकी सप्लाई को, इस वेरिएबल को घटा दूं, ठीक है, दुनिया को 100 लीटर तेल की आवश्यकता है, मैं 90 लीटर ही तेल प्रोड्यूस करूं, सप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे कि जी डिमांड ज्यादा हो जाएगी लोगों की। हाँ, लोगों के लिए यहाँ पर डिमांड तो उतनी की उतनी है, परंतु मैंने सप्लाई को अल्टर कर दिया। अब जैसे ही मैंने सप्लाई को अल्टर किया, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको तेल नहीं मिलेगा, 10 लीटर तेल शॉर्ट है, जब ये 10 लीटर तेल शॉर्ट जाएगा तो लोगों में लगेगा अरे मेरे को तेल मिल जाए, जितने में मिल रहा है ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा। इन्फ्लेशन फूड आइटम हम देख सकते हैं, हमने कोरोना में देखा मास्क, हम कभी कभी एक समय था नमक को बढ़ा दिया गया आर्टिफिशियली, तो सप्लाई अगर आप घटा दोगे तो भी आप रेट को घटा सकते हो, और सप्लाई अगर आपने बढ़ा दी, मान लो 110 लीटर आपने तेल प्रोड्यूस कर दिया, 100 की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, तेल की कीमतें गिर जाएंगी, घट जाएंगी, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं आपके तेल की, आप कहोगे कि इतने का ले लो, वो कहेगा नहीं हमें नहीं लेना, इतने का दे रहे हो तो ले लेंगे, तो आपकी कीमतें घटती जाएंगी। तो हमारा जो कोई भी प्राइस होता है, इन्फ्लेशन जो होता है, वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, एंड देन देयर इज द पॉसिबिलिटी, खासतौर में ऐसे आइटम्स, जैसे इन्होंने ऑयल का एग्जांपल लिया, इसलिए मैंने कहा कि वो एक अच्छा उदाहरण होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीजों को ही आप ये कर सकते हो जिनके प्रोड्यूसर लिमिटेड हो, जिसका प्रोडक्शन कंट्रोल किया जा सके। प्रोडक्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर हम 5 लोग बनाने वाले हैं ऑयल को, केवल 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 कंट्री हैं जिनके पास ऑयल के पूल है, बाकी सब खरीदने वाले हैं, तो और ये पांचों आपस में मिल जाए तो कोई नहीं है। पर अगर मान लो हर 100 देश है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब क्या होगा, जैसे कीमत बढ़ेगी मैं कहूंगा अरे यार मेरे को तो पैसे की जरूरत है, तो वो महंगा नहीं होगा, क्योंकि आप इन 100 देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं उतनी चीज जो है वो मार्केट रेगुलेटेड रहती है, परंतु जहां प्रोड्यूसर्स कम हो या कमोडिटी ऐसी हो कि भाई इस कमोडिटी के बिना काम नहीं चलेगा, जैसे मास्क था, ठीक है, मास्क एक ऐसी कमोडिटी बन गया, इंडिस्पेंसिबल कमोडिटी, जिसको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी कमोडिटी को हमें इस्तेमाल करना ही करना है जिस भी कीमत में मिले। अगर मैं मर रहा हूं तो जिस भी कीमत में मिले मैं ऑक्सीजन खरीद लूंगा, जो भी कीमत उसकी हो, इमटेरियल की कितनी कीमत हो, जब तक कि मेरे पास वो पैसा रहे उसको पे करने के लिए। तो ये हमारे इन्फ्लेशन के कुछ बेसिक फैक्टर्स रहते हैं। हमारे जो फिस्कल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे देश में जो रेवेन्यू रिसीट है वो 67.2%, ठीक है, अप्रैल टू नवंबर तक 67.2% जो है बढ़ चुका है, और अगेंस्ट एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी 9.6%। ये मेरी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, एनीवे अब जैसे ये चीज मेरे को नहीं समझ आ रही, अब ये इसके लिए अगर हम उसमें देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, हमारा किस तरीके से ये 50% या 67% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे। अच्छा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारा 50% से ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया 50% से ज्यादा? सर क्योंकि टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। 50% टैक्स थोड़ी एकदम से लग गया। इसका कहने का मतलब ये है
कि पिछले साल से हमारा जो टैक्स है वो 50% ज्यादा बढ़ गया। पिछले साल अगर हम 100 रुपए टैक्स ले रहे थे तो इस साल 150 रुपया टैक्स इकट्ठा सरकार कर पाई। ऐसा थोड़ी कि 50% टैक्स की इंक्रीज हुआ है। तो ये कैसे बढ़ गया? उसका वही कारण था कि जो हमारा जब इनकम बढ़ी हो। जब कोरोना बढ़ा था तब हमारा जो वो था वो बहुत घट गया था। टैक्स रेवेन्यू बहुत घटा था। उस समय पर जो टैक्स कलेक्शन हुआ था वो बहुत ज्यादा कम हुआ था। तो उसके कारण से वो उस साल एक बहुत जबरदस्त गिरावट थी टैक्स रेवेन्यू की। तो उसी गिरावट से हम वापस बाहर निकलकर 50% तक ग्रोथ अचीव कर पाए हैं। अच्छा, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो करीब इसका 1 करोड़। क्वेश्चन था इसी पे। आप बोलो सर, इसका मतलब यही था ना, जो हमारी 50% ग्रोथ हुई है उसी के अंदर हमारी रिकवरी भी होगी, जैसा हाँ, वो हमारी रिकवरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें ठीक। इंक्लूडेड है। क्योंकि उसमें 30-40% या उससे भी ज्यादा शायद ग्रोथ, काफी ज्यादा फॉल था। कुछ टाइम में तो 30,00,000 करोड़ तक आ गया था। मतलब जितना रेवेन्यू नॉर्मली आ रहा था उसका 30% रेवेन्यू आया था कुछ महीनों में, तो 2-3 महीनों में। तो रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरा था, परंतु ग्रेजुअली जो है जो ग्रॉसली जो मंथली जीएसटी कलेक्शन है वो इम्प्रूव हुए हैं और जीएसटी लगभग 1,00,000 के करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है 2021 में। अच्छा, जो कैपेक्स है, कैपेक्स जो हमारा है वो 13.5%, ठीक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम ऊपर बात कर रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार का वो बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस किया है, जो निवेश पर। अच्छा, ये हमारा डेट जीडीपी रेशियो है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो कितना हुआ। इसका क्या मतलब होता है? उधारी और जीडीपी का रेशियो कितना है हमारे देश का। तो हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज है उसका ये मेजर है। तो 2004-05 में तब तक था हमारा 60, 61, 62 करोड़, इतना 63-64% तक था। पर बाद में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय में ये ड्रास्टिकली कम हो गया, ठीक है। ये 48%, 40-48% के आसपास आया। उसके बाद ये थोड़ा सा और स्लाइटली 45.57% तक रहा, परंतु 19-20 से इसने ग्रेजुअली बढ़ना शुरू किया और 20-21 में आते आते ये 59 और इस साल शायद और बढ़ गया है, 60 के आसपास ये क्रॉस कर चुका है हमारा डेट रेशियो। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है कि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है वो तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट करीब 6.8% इस बार रहा है। 7% के आसपास हमारा फिस्कल डेफिसिट अप्रैल नवंबर 2020-21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट सरकार के हिसाब से 6.8% रहा। और ऐसे ही हमारा प्राइमरी डेफिसिट भी रिलेटिवली थोड़ा सा बढ़ा है, परंतु फिस्कल डेफिसिट में एक इंक्रीज है पिछले 2-3 सालों में। जनरल सेक्टर की करके आज क्लास को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा जल्दी आज मैं क्लास ख़त्म करना चाहता हूँ, आज यहाँ इलेक्शन है कुछ मेरे को। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना सभी को चाहूँगा कि क्लास कल से नहीं होगी। कल से 1 हफ्ते तक पूरी छुट्टी है, ठीक है। 1 हफ्ते तक कोई क्लास नहीं होगी। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट थर्सडे ही क्लास हो पाएगी। ये तो एक बार आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, कहीं किसी कर सकते क्या, जैसे सूरज सर हैं वो ले ले क्लास। आप लोग ले लो, आपस में करो, खूब सारी क्लास करो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाए थे वो क्यों बनाए गए थे? इसीलिए बनाए गए थे, तो करो क्लासेस। ठीक है सर।
उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जितना टाइम चाहिए उसे यूज करो, पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ कुछ और सर बोलो। सर अभी आप किस सर्विस में हैं? क्या करोगे यार? सर ऐसे ही बस जानना चाहता था। छोड़ो, क्या करना जान के। ओके चलो, हम अपने इसमें आ जाते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाते हैं। एक्सटर्नल जो हमारा ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, ठीक है, वो 21-22 से लगातार रिकवर कर रहा है। हमारा जो लॉफॉल था, जो एक्सटर्नल ट्रेड, जो एक्सपोर्ट हमारे थे, वो लगातार पिछले एक साल भर में 21-22 में जो 20-21 में जो फॉल था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके बावजूद है कि ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटन हुई है। ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग का मतलब कैश का ट्रांजेक्शन, कैश कम होना मार्केट में, लिक्विडिटी कम होना, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कम होना, ठीक है। तो ग्लोबली ये चीज है देखने को मिली है कि जो लिक्विडिटी है वो कम हो रही है। लिक्विडिटी मतलब लोग नहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं, पैसे को मार्केट में नहीं ला रहे हैं, लिक्विडिटी कम है। पर उसके बावजूद भी हमने इसको अचीव किया है। और दूसरा फैक्टर जो हमारे लिए चैलेंजिंग रहा वो रहा कि जो ग्लोबल कमोडिटी का प्राइसेस था वो पिछले काफी समय पर बढ़ा रहा। जैसे मैं अभी कह रहा था, हाई फ्रेट कॉस्ट, जो फ्रेट है, जो भाड़ा है, जो शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके अलावा कोविड-19 जगह समय समय पर फैलता रहा है, इसके बावजूद हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो अच्छे से काम, मतलब उसमें अपनी ग्रोथ रजिस्टर की है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, हमारे पास टूरिज्म का रेवेन्यू कुछ कम आया, परंतु उसके बावजूद भी हम जो है अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बिजनेस अर्निंग के कारण हम अपने जो रिसीट है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंचा सके हैं। हमारे को जो पैसा मिल रहा है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक मिल रहा है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो 0.2% ऑफ जीडीपी ही पहले उसमें रह गया था, और जिसके कारण हमारे ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट था। तो ये हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस है, इधर अगर हम देखेंगे तो हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है? व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हाँ, किसको बोलते हैं? बीओपी। नहीं वो ठीक है, वो तो सही है। बीओपी हुआ क्या? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यही हुआ ना बैलेंस ऑफ पेमेंट? यस सर। तो सर तो पॉजिटिव होगा, यस तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर क्वार्टर वाइज इसको देखें, पिछले 3 सालों के डिफरेंट क्वार्टर्स में देखें, तो ये हमारा करंट और ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति है। यहाँ पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में आया। एक क्वार्टर में 20-21 में हमारे पास डेफिसिट रिकॉर्ड करने के बाद अब ओवरऑल 0.2% का डेफिसिट दिखा, तो लार्जली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन है। दूसरा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जहां 430 यूएस बिलियन डॉलर था, वो बढ़कर 634 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ रहा है। दूसरा तरफ अगर कंसर्न के तौर पे देखें तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, जो उधारी है हमारी, विदेशी उधारी, अभी भी हमने ऊपर भी बात की थी, डेट जीडीपी रेशियो बढ़ा है। तो हमारा करीब डेट जो है 593 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो हमारा जो ये डेट है, ये करीब पिछले साल 556 बिलियन डॉलर था, उससे बढ़कर ये और ज्यादा बढ़ा है।
हमारा जो कैपिटल फ्लो है, तो वो कैपिटल फ्लो होने के कारण जो हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन कर सके हैं। और इसके कारण भारत जो है दुनिया का चौथा बड़ा देश हो गया है जिसके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद। ठीक है, तो अभी तो क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं और आप लोग इसको और पढ़ लीजिएगा। हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम मेरे आने तक, जब तक हम इसको दोबारा से शुरू करेंगे तब तक आप इसको पढ़ लेना। बजट पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, बजट का डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। और अगर बजट नहीं सर तो ग्रुप में भी डाल दिया सर। डाल दिया, ठीक है। यस अगर नहीं है ना तो ये वो विजन वाला भी डाल देना, ठीक है। विजन का आइए ये पड़ा हुआ है तो वो डाल देना। तो अभी आप लोग इसको कर लो और पढ़ लो। ये मैं कहूँगा कि आपके जो ओवरऑल पूरी पढ़ाई की में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही रहेगा कि आप इसको कितना अच्छे से करते हैं। ये एक लिमिटेड किताब है, जिस लिमिटेड किताब के अंदर में से आप मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं। तो मिनिमम एफर्ट के साथ आप मैक्सिमम आउटकम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर प्रीलिम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज किसका लेना था सर? मैंने विजन आईएएस का मतलब गई थी लेने के लिए, तो उसमें अलग अलग टॉपिक दे रहा है, जैसे ज्योग्राफी का अलग दे रहा है, पॉलिटी का अलग अलग, ऐसे कंबाइन करके एक में कॉम्बिनेशन नहीं आता है। नहीं ऐसे ही देते हैं ज्यादा, मतलब अभी आप लोगे बाद में इनके टेस्ट है। हर अगर देखो अगर आपको मैं ये एक और सलाह दूंगा बाकी, मतलब जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन, कितना फीस लेते हैं टेस्ट सीरीज का? सर वो फीस नहीं, वो जैसे ना ऑफलाइन करके वो एक एक कॉपी की तरह बना के हमारे यहाँ इलाहाबाद में बेच रहे थे, तो एक सब्जेक्ट का 65 100 ले रहे थे ऐसे करके। तो फिर तो ठीक है, तो कर लो सर 5,000 लेता है सर, प्री और मेंस दोनों का। प्री और मेंस का दोनों का इंस्टीट्यूट से सर हम लिए। नहीं मतलब देखो करना अच्छे है इसका, जैसे ये विजन का आप बोल रहे हो, विजन सर विजन का अच्छा है सर, विजन का अच्छा है। तो विजन का या किसी और रेप्यूटेड कोचिंग का ही करना अगर करोगे तो। और अगर प्राइवेट लेके कर रहे हो तो हर हफ्ते शायद ऐसे ही मार्केट में ये लोग बेच देते हैं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अपने एक एग्जाम सिटिंग में बैठो, ऐसे मान के बैठो कि हाँ हमारा आज एग्जाम है, उस तरीके से एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें 10:30 बजे से अपना एग्जाम करना है और इतने घंटे में खत्म करना है। स्ट्रिक्टली उसको पूरे उससे करो, स्ट्रिक्टनेस के साथ, तो अच्छा रहेगा। और सब टॉपिक वाइज करो तो अच्छा रहेगा। जगह टेस्ट सर इसमें एक प्रॉब्लम आता है ना सर, इसमें जैसे मतलब हम लोग लिखते हैं टेस्ट सीरीज में जो भी है, तो उसमें रहता है जो टीचर के पास जो जाता है, टीचर हमारे हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हमारी मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो लोग जल्दी थोड़ा बताता है, रेस्पॉन्स कर देता है ना, तो उससे था लगता है। नहीं तो देखिए वही से करते करते बहुत सारा लगा लेते हैं, वो हम बाद में चल के बहुत दिक्कत हो जाता है, जो इतनी प्रॉब्लम है हमारी स्टोर हो जाती है सर। नहीं देखो, जहां तक प्री की बात है, मेंस में तुम्हारी बात ठीक है, जहां तक मैं प्री को समझता हूँ। बाकी देखो ये आपकी अपनी पेइंग कैपेसिटी पे बिल्कुल रहता है, आपके पास जितने पैसे हैं आप उस हिसाब से कर सकते हो, और हर चीज का अपना एक लाभ जरूर होता है। अगर आप नहीं कर सकते, मैं ये केवल उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं है मेरे पास 10,000 20,000 उसको करने के लिए, तो भी मैं ये कर सकता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज को लो। टेस्ट सीरीज को मैंने देखा कि भाई मैंने 100 क्वेश्चन के टॉपिक, एक तो अगर आप सीरियसली कर रहे हो, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादातर टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा, टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर आप उसको अगर बहुत केयर के साथ नहीं कर रहे हो, बहुत सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे हो, तो देन इट इज यूजलेस। क्योंकि एमसीक्यू में आप प्लस माइनस लगाना है तो कुछ भी लगा दो, ABCD, क्या दिक्कत है। परंतु अगर आप इसे सीरियसनेस के साथ करोगे तो क्या होगा कि आप, जैसे टॉपिक आपको पता है कि भाई अभी लेट से इकोनॉमी का मेरे को टेस्ट करना है अगले 7 दिन बाद,
तो कैसे होगा इकोनॉमी का टेस्ट 7 दिन बाद? आप इकोनॉमी को पूरा रिवाइज कर लो 7 दिन में। आप मान के ये रखो कि आपको 7 दिन के अंदर, 7 दिन नहीं और 5 दिन में आप इसको पूरा रिवाइज करो अच्छी तरीके से, और उसको करने के बाद फिर आप टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आप चेक करो कि भाई मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। वो तो आंसर की उसके साथ ही रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए आपने 40 सही किए, अब जो 60 गलत किए 40 सही किए तो बहुत अच्छी बात है। जो गलत किए उनके टॉपिक्स को देखो यार कि ये मेरे को क्यों नहीं, मेरा क्यों गलत हुआ, कहाँ मैंने चीज मिस की, तो उस टॉपिक को दोबारा से रिविजिट करो। फिर ऐसे ही अगले टॉपिक में मूव कर जाओ उसी के साथ कि इकोनॉमी में अगला टॉपिक अगले हफ्ते ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी करो, पॉलिटी करो। तो ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक करते करते आपका रिविजन हो जाएगा, आपके जो डिफिकल्टी एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स में गलती कर देती हूँ, तो आप फिर ठीक हो जाओगे। फिर वही आपको अगर 50-60% अगर आपने अचीव कर लिया तो देन यू आर थ्रू। अगर आप 60% सही करके आते हो तो फिर आप मेंस लिख रहे हो। ठीक है, तो बस थॉरोनेस और नॉलेज के लिए काम करो। सारा अच्छा है सर फ्री में इनसाइट आईएएस पे भी ये सुविधा अवेलेबल है सर, जिस पे आंसर हम लोग उस पर डाल सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो मैं देखता हूँ नेट पर आपके बहुत सारा मटेरियल ये सब रहता है कहीं ना कहीं। क्योंकि सर वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं तो उनसे अपने आप को इवैल्यूएट भी आदमी करता है, एक दूसरे से अपना कॉपी मिला लेता है। डिस्कस कर लो बिल्कुल। अगर जैसे तुम लोग भाई जो गलतियां कर रहे हो लगभग सारे एक जैसी क्वेश्चन में गलतियां करो, तो वो वाला एरिया में चले जाओ कि गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, उन पर अपनी आपस में डिस्कशन कर लो। जो लगता है कि नहीं मुझे बता दो कि सर ये वाले टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बताओ। आज तक वैसे मैंने ऐसी रिक्वेस्ट सुनी नहीं है कि कभी ये रिक्वेस्ट आई हो कि साहब ये वाला टॉपिक हमें आप एक बार दोबारा करा दो। आएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो एनीवे, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।